जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। क्रेश कोर्स का आज ये दूसरा लेक्चर है। 30 घंटा की बात मैंने किया था, तो आज आपका दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है। आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं जान रहा हूँ, और मैंने बताया था कि आपको इतना हम बता देंगे कि जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा और लास्ट टर्म में आपका रिवीजन भी बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था। तो पिछला क्रम में हम लोग जो लेक्चर 1 था हमारा, यूनिट 3 से चल रहा था, मैट्रिक्स थ्योरी। उसमें हम लोग मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए थे, मैट्रिक्स क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये सारा चीज़, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जोड़ घटाव गुना स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक पढ़े थे। आज जो मेरा है उसमें आज का टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे, ये काफ़ी क्वेश्चन इस पर उठता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, और फिर है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक पढ़ना है हम लोग को आज के लेक्चर में, और एक लेक्चर और होगा एडजॉइंट इनवर्स से रिलेटेड। तो 3 क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मेरा दूसरा क्लास है। तो पहले आपको एक बार पीपीटी के माध्यम से वेलकम। तो ये है वेलकम टू बीएमसी, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास अवेलेबल रहता है। तो जो लोग 12th न्यू 2027 के लिए तैयारी कर रहे होंगे वो चाहें तो मेरे यहाँ 27 तारीख को, यानी 27 जनवरी और 29 जनवरी को 2 लगातार 12th का ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है ये है 12th क्रेश कोर्स डे 2 2026 BACB भाभा मैथमेटिक्स सेंटर की तरफ से। क्रेश कोर्स का ये दूसरा दिन है, दूसरा घंटा है। 30 घंटा की बात मैंने कहा था, इससे पहले तो हम लोग डे के आधार पर, लेकिन चूंकि समय कम है तो 30 घंटे में ही हमको ख़त्म करना है। जब जब छुट्टी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड आपको देना है हमको। ये है क्रेश कोर्स डे 2, ये है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब आते हैं टॉपिक पे। याद है आप लोग को, पढ़े हो, सब लोग पढ़े हो, सिर्फ मेरा काम है आपको रिवाइज करना। ठीक है, और या जो लोग नहीं पढ़े हो बायोलॉजी बैकग्राउंड को, तो उसको भी थोड़ा बहुत जानकारी दे देना कि वो आराम से मैथ में भी पास कर जाए, फेल नहीं करे है। तो ये मेरा काम है आपको। तो सभी लोग पढ़े हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, सभी लोग जानते हो कि दो मैट्रिक्स को गुना हम लोग कैसे करते थे, मल्टीप्लाई कैसे करते थे। तो पहला तरीका था कि पहला मैट्रिक्स का कॉलन और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब नहीं समझे, दो अलग अलग मैट्रिक्स दिया रहेगा, दोनों का टाइप अलग अलग होगा। उसमें पहला काम आप चेक क्या करोगे कि पहला मैट्रिक्स का कॉलन और दूसरा मैट्रिक्स का रो मिलना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? हमने क्या कहा कि अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलन दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए तो गुना को हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। अगर ये बराबर नहीं होता है सर, तो मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल, यानी गुना को हम लोग मैट्रिक्स का गुना नहीं एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर सकते। जैसे प्लस और माइनस में क्या था कि दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, यहाँ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइप कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है कि पहला का कॉलन और दूसरा का रो मिलना चाहिए। क्योंकि सर कुछ समझ में नहीं था, एक बार देख तुमको डिफिनेशन पर सुना देते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि समझ में कैसे। जैसे पहला मैट्रिक्स AIJ/M/N है, दूसरा BJK/N/P है। देखो पहला का कॉलन n, दूसरा का रो n, दोनों मिल रहा है। अब इसको गुना होगा, कैसा होगा गुना होगा? तो कैसा होगा, जो इसमें बचा, पहला में क्या बचा, रो m, दूसरा में क्या बचा, कॉलन k, तो m को k से मल्टीप्लाई होगा उसके एलिमेंट के बीच। तो यही लिखे हैं, समेशन मतलब जोड़ना, AIJ BJK, j का वैल्यू 1 to n जो कि दोनों में कॉमन था, फिक्स कर लिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिखोगे तो AI1 B1 के AI2 B2 के, इस टाइप से ये लिखा था, और इसी को बोलते प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। और इसका वैल्यू AB के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नया वैल्यू C लाया गया। कोई सर कुछ और नहीं समझ में आया? और इसको हम लोग डिनोट करते हैं
ए बी से। अब समझ में आएगा जो हम तुमको बताना चाह रहे हैं, वो समझने का प्रयास अब करना तुम लोग। चलो पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सर आप जो बता रहे हो ना हमको कुछ नहीं जा रहा है। बहुत लोग को दिक्कत होती है समझने में, यहाँ आप समझने का प्रयास करना, हम जो बता रहे हैं आपको समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। हम क्या बोले कि पहला मैट्रिक्स जो ए होगा, मान लो इसका टाइप क्या हो, कुछ भी रहो जो भी लो, तो मान लो शुरू में ले लेते हैं एम बाय एन। बी जो मैट्रिक्स है उसका टाइप क्या होगा, तो पहला का कॉलन और दूसरा का रो हमको क्या मिलना चाहिए, तो मान लो एन बाई पी। ये दोनों सेम होना बहुत जरूरी है, मस्ट बी है, मस्ट बी सेम, निश्चित रूप से एक समान होना चाहिए, निश्चित रूप से एक समान होना चाहिए, तभी आप एक समान होना चाहिए। समझ में आ रही है बात हम क्या बोल रहे हैं। ये दोनों में अगर बराबर नहीं होगा तो ए बी नहीं होगा। अब ए बी जो निकलेगा उसका टाइप क्या होगा, जो बचा एम बाई पी, यानी ए बी पॉसिबल है। अगर इसी का बी ए निकालना चाहे तो क्या होगा, तो बी ए देखना, बी का टाइप कितना है एन बाई पी, ए का टाइप कितना है एम बाय एन। यहां देखिए ये दोनों मिला, पहला का कॉलन दूसरा का रो नहीं मिल रहा है, पहला का कॉलन दूसरा का रो नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां बी ए क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइन, जो लिखना चाहो, डज नॉट एग्जिस्ट यानी इसका अस्तित्व नहीं है, ये नहीं निकलेगा। समझ में आई बात। अब तुम्हारे ध्यान में आएगा सर यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो 2/2, उसको उल्टाओगे तो भी 2/2 रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 का, अब बी भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका गुना अगर हम करेंगे तो आराम से 2/2 ही आएगा, और बी ए भी करेंगे तो भी 2/2 ही आएगा, तो इसमें ए बी और बी ए दोनों निकलेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में झमेला नहीं है। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो, मान लो ए मेरा हो गया 3/2 का, बी मेरा हो गया 2/3 का, ये मिल रहा है, पहला का रो दूसरा का कॉलन मिल रहा है, तो ए बी का टाइप हो जाएगा 3/3, और बी ए का टाइप तुम जब निकालना चाहो तो क्या होगा, बी कितना 2/3 है, ए कितना है 3/2 है, फिर ये दोनों मिल रहा है तो इसका टाइप हो जाएगा 2/2। तो इस केस में ए बी बी ए के बराबर कभी भी नहीं होगा। ये सिर्फ अभी आइडिया दे रहे हैं कि कब मल्टीप्लाई होगा कब नहीं होगा, इसी पर ऑब्जेक्टिव में काफी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए तुम लोग को आइडिया दे रहे हैं कि कब मल्टीप्लाई कर सकते हो कब नहीं कर सकते, कब ये दोनों आपस में इक्वल होगा कब इक्वल नहीं होगा। तो देख रहे हो ना यहाँ ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, तो प्रॉपर्टीज भी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स का गुना क्रम विनिमय नियम का पालन हमेशा नहीं करती है। कब करती है, तो पहले तो दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी करेगी, और फिर उसमें कुछ फिक्स है कि एलिमेंट कैसा होना चाहिए तभी होता है, अदरवाइज वो कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है। अब समझ में आ गया कि गुना कैसे करेंगे, पहला मैट्रिक्स का कॉलन दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर एक समान हो तो मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल है। अब करते कैसे हैं, गुना करेंगे सर कैसे, जैसे मेरे पास बोर्ड पर एक एग्जाम्पल है, सीखिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा जल्दी समझ में आएगा, और समेशन उमेशन जो हम लिखे हैं तो उस आधार पर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। सीखिएगा, किताब वहाँ तो 2 वाला है, हम अभी आपको आसान वाला पहले सिखाते हैं। जैसे ए में मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 है, कितना बाय कितना का है 1/3, और बी में मेरे पास क्या है 3 0 1 है, कितना बाय कितना का है 3/1 का। ये मिलना चाहिए, ये मिलेगा तभी मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई होगा ए बी, कैसे करोगे, तो पहले लिख लो 1 2 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 3 0 1 से, टाइप लिखते जाना, ये 1/3 है, ये 3/1 है, ये कॉलन ये रो मिल गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, मन मन कर लिया। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहला का जो बचा क्या बचा रो, दूसरा में क्या बचा कॉलन, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो तो सब लोग, 1 × 3 बीच में प्लस का चिन्ह, 2 × 0 बीच में प्लस का चिन्ह, 3 × 1। अब इसको लिखो क्या होगा 3 2 × 0 0, 3 × 3 3,
कितना आ गया 6, कितना बाय कितना का 1 बाय 1 का। हम बताए थे जो बचेगा वही उसका टाइप होता है, इसमें 1 बचा इसमें 1 बचा, आंसर क्या आ गया 1 बाय 1 का। कुछ समझ में आ रही है बात कि पहला का कॉलम दूसरा का रो अगर मिल जाता है तब हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो जो उसमें बचा पहला का रो और दूसरा का कॉलम, इसको आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके करते हैं, और जो जब एक से अधिक टर्म होते तो आपस में जोड़ते भी हैं। ये तो ए बी हुआ। सर बी ए निकाल सकते हैं, जरा देख लीजिए। बी ए में बी को आगे रखना पड़ेगा आपको। बी कितना है 301, ए कितना आपके पास है 1 2 3। टाइप लिखिए इसका, इसका टाइप है सर 3 बाय 1, इसका टाइप कितना है 1 बाय 3। मिल तो रहा है, इस बार भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, कौन है ये 3 रो ऐसे होता देख लीजिए, 1 रो 2 रो 3 रो। कॉलन कहाँ है, ये 3 क्या है कॉलन, 1 कॉलन 2 कॉलन 3 कॉलन। तो इस बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करोगे, पहला रो को पहला कॉलन से तो 3 × 1। इस बार जोड़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक रो में एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है। यही चीज बच्चा गड़बड़ाता है, वो सोचता है कि यहाँ तो सर जोड़ दिए, यहाँ क्यों नहीं जोड़े। अरे भाई इसमें रो में एक गो एलिमेंट है, इस रो में एक गो एलिमेंट है, फिर इसमें कॉलन में एक गो एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट है तब गुना करके जोड़ते हैं। तो 3 × 1, अब इस रो को सारे कॉलम से करो 3 × 2, फिर क्या 3 × 3, 0 × 1 0 × 2 0 × 3, 1 × 1 1 × 2 1 × 3। अब तो समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। तो क्या आ गया 3 6 9 0 0 0 1 2 3। तो ये 3 बाय 3 का आ गया। और इस केस में क्या हो गया, ए बी का मान देखिए बी ए का मान देखिए बराबर नहीं है, तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। अब हमको लगता है आपको मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर स्क्रीन पे, जो स्क्रीन है पीपीटी पे देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछता है कि यहाँ क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है 1 2 3 3 2 1, बी का वैल्यू दिया 1 2 3 4 2 0 1 2 1 3 4 0। 3 बाय 4 का, ये 2 बाय 3 का है। कहता है ए बी निकालिए। पहले तो 3 3 मिल गया, इसका कॉलन इसका रो मिल गया, तो अब इसका आंसर क्या होगा 2 बाय 4 का। कैसे करेंगे, इसके रो को इसके कॉलन के साथ, तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 4, फिर 3 × 1 देख लीजिए, फिर 1 × 2 2 × 0 3 × 3 देखिए है, फिर 1 × 3 3 2 × 1 × 3 2 × 1, और फिर क्या है 3 × 4 12। फिर इस तरह से 1 × 4, यानी इस रो को 1 2 3 4 कॉलम से भिराना है, फिर इस रो को ऐसे करके 1 2 3 4 कॉलम से भिराना है। एक से ज्यादा सदस्य इसलिए गुना कर करके जोड़ते जाए। आंसर जो आया वो 2 बाय 4 का आया। बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको आराम से। और चूंकि आप बहुत पहले पढ़े हो सकता है भूल गए होगे, तो एक बार याद दिला दिए। अब इससे बेस पर 2-4 क्वेश्चन किताब से प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। तो आराम से आपका काम हो जाएगा। 3.2 में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। याद कर लीजिए, अब ये है, हम आपको याद करा देते हैं। मैट्रिक्स का जो गुना होता है वो हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, हमेशा नहीं करता, कभी कभी करता है। जब उसका सेम टाइप होगा तो करता है। मैट्रिक्स का जो गुना होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज द एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम का पालन करती है, एसोसिएटिव रूल का पालन करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करती है, आइडेंटिटी लॉ का पालन करती है, उसके बाद इनवर्स लॉ का पालन करती है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मिलता है। और फिर दिमाग में आएगा सर आप क्या क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको 4-5 प्रॉपर्टीज खास करके ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा तुमको। क्या काम देगा, एक पहला प्रॉपर्टीज हुआ P1, मैट्रिक्स की गुना से रिलेटेड पहला प्रॉपर्टीज आपको क्या हुआ P1। P1 क्या कहती है हमको, P1 आपको क्या कहती है, आ जाइए। P1 कहती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि AB का मान हमेशा BA के बराबर नहीं होता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होता है, हम हमेशा गाली नहीं बकते या हम हमेशा रसगुल्ला नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम रसगुल्ला खाते ही नहीं है, कभी कभी खाते, समटाइम्स, कभी कभी ए बी जो होता है बी ए के इक्वल होता है। कब, जब टाइप सेम रहे, यानी समटाइम्स, कभी कभी। कब, जब मोटा मोटी क्या कहो दो, टाइप सेम रहे, मैट्रिक्स का जो टाइप है वो सेम रहे, यानी स्क्वायर में खास करके रहे, स्क्वायर में मैट्रिक्स के टाइप में रहे, तब ये होता है। दूसरा ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव कैसे पकड़ोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी। दिस रूल इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ध्यान रखिएगा, काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। तीसरा होता है इसका कि सर ए अब बी प्लस सी, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी प्लस ए सी, ठीक, और फिर बी प्लस सी ए, इसको हम लोग लिखते हैं बी ए प्लस सी ए, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बंटन नियम। क्या बोलते हैं, बंटन नियम, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बंटन नियम, ये प्लस के साथ भी होता है, माइनस के साथ भी। चौथा जो आपका प्रॉपर्टीज है वो ये है कि ए में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए से कर दिए, ए ही रहेगा, तो ये आपका चौथा प्रॉपर्टीज है आपके पास। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, लिख लीजिए, आगे हम पढ़ाएंगे भी। ए बी बी ए का वैल्यू अगर आई आ जाए तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ए का इनवर्स बी होता है एंड बी का इनवर्स ए होता है। तो ये बराबर पूछता है परीक्षा में कि इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन है, कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के बराबर हो जाए तो उससे क्या होता है, हमारा इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग समय को ज़्यादा यूज़ करें, कम समय में ज़्यादा काम करें, तो आपको समझ में आ गया। एक इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रोडक्ट बी ए विल बी ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का ए बी एग्जिस्ट करता है तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए एग्जिस्ट करेगा, यानी नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नियम का ये हमेशा पालन नहीं करती है। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को, क्योंकि आज हमको वही जो एसोसिएटिव जो आपको दिखाया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी आपको मैंने करके दिखाया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का था, यहाँ माइनस भी हो सकता, प्लस माइनस दोनों के रिस्पेक्ट में होता है। इधर से चलेंगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और इधर से चलते तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। बायां बंटन नियम और दाहिना बंटन नियम, लेफ्ट से अगर ए रहे लेफ्ट में तो लेफ्ट, अब ए रहे राइट में तो राइट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब ये एक एमसीक्यू है, देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल व्हेन, दो मैट्रिक्स का गुना कब संभव है, जब नंबर ऑफ कॉलन इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन बी। शुरू से तो यही बता रहे हैं कि पहला मैट्रिक्स का कॉलन दूसरा मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर हो तो मैट्रिक्स का गुना संभव है, निकाला जा सकता है। अगर बराबर नहीं हो तो मैट्रिक्स का गुना संभव नहीं है। तो जो आपको दिखा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कहता है इसका वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे। देखो आप बिना कलम चलाए कैसे बनाएंगे, इसका रो इसका कॉलम, तो 2 3 जा 6, 3 9, 5 2 जा 10, तो 10 और 9 19 सब में है। अगला आते हैं 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, तो 2 हो गया, 5 इंटू 1 5, तो 5 2 7, 7 भी सब में है, दो में है, दो ठो में, 3 ठो में है। अब चलते नीचे रो आते हैं, 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 1 1, तो 13 और 2 2 जा 4, तो 17 भी कई में है। 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 0 1, 2 इंटू यानी 4 1 2 6, तो क्या आएगा आपका आंसर 19 7 17 6। आंसर क्लियर है। गुना करना भी आपको हम सिखाए थे, इसका रो इसका कॉलन, इसका रो इसका कॉलन, इसका रो इसका कॉलन, इसका रो इसका कॉलन, आराम से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर कहता है ए बी और बी ए निकालने, तो नंबर ऑफ देखिए दोनों स्क्वायर में, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना आप आराम से कर लोगे। इसका रो इसका कॉलन, इसका रो इसका कॉलन, और फिर इसका ये करके भी दिखा दिए कि 2 इंटू 0 3 इंटू -1, 2 इंटू 4 3 इंटू 2, 1 इंटू 0 2 इंटू, यानी एक बार रो एक बार ऐसे चलना है, 2 इंटू -1, 1 इंटू 4 2 इंटू 4, और रिजल्ट आया 2/2 का ही आया, तो रिजल्ट भी निकल गया। तो आपको अगर मल्टीप्लाई आ गया होगा, सीख समझ गए होंगे, तो इस पर 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो हम यहाँ बता रहे हैं अपना प्रैक्टिस करके मेरे से मिला लीजिएगा, तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि बच्चा गुना में गलती करता है, हम लोग कॉपी जब जांचते हैं तो देखते कई बार गलती करता है, मल्टीप्लिकेशन उसको आता है, उसको पता ही नहीं चलता किसका रो किसका कॉलन ले। तो बार बार कहते हैं कि पहला मैट्रिक्स का कॉलन दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी गुना होगा। अब बचा क्या, पहला मैट्रिक्स का रो और अगला मैट्रिक्स का क्या बचेगा, कॉलन, उसी को हमको गुना करना है, उसी से हमको आगे बढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखिए बी ए, जैसे ए बी निकाले उस तरह से हम लोग बी ए भी निकाल सकते हैं मैट्रिक्स में। तो बी ए भी आपका क्लियर हो गया, उसी टाइप से हम लोग निकाल के लेंगे जैसे अभी सिखाया आपको। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए, ए स्क्वायर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे। तो ए इंटू ए कैसे करोगे, तो ए का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू दिया है, तो ये रो ये कॉलन, फिर ये रो ये कॉलन, देखो निकाल के रख दिया, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर गुना आता है जो बताए तुमको तरीका, तो आराम से ए क्यू भी निकल सकता है, 2 बार निकाल के फिर तीसरा ऐसे कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा मेरा।
ये एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि ये दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू, थीटा माइनस पाई का वैल्यू पाई बाय 2 दिया हुआ है, तो थीटा माइनस पाई बाय 2 दिया है, थीटा माइनस पाई का वैल्यू तो कॉस लगा दो, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तुमको देख लो किस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा, यानी ये फॉर्मूला आ जाएगा आपको, जब मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये रिजल्ट आया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, और ये कॉस ए इंटू कॉस बी का प्लस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ हम लोग पुट कर दिए, और इसकी वैल्यू क्या अभी निकाल के शुरू में देखिए 0, इसलिए ये 0 मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बराबर। ये बेहतरीन क्वेश्चन है कि एग्जाम में 100% श्योर मानो कि ये परीक्षा में आ रहा है, कमिंग सून है आपके लिए। क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0, यानी LHS RHS करना है। तो a का वैल्यू दिया है तो आप ए स्क्वायर निकाल लोगे, कैसे, a इंटू ए करके, फिर 4a निकालोगे, फिर 5i निकालोगे। इसको हम बोर्ड पे बना के दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा सीखने में। तो आइए हम लोग प्लेन बोर्ड पे इसको, इस क्वेश्चन को करके देखें। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग प्लेन बोर्ड पे करके देखते हैं, कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं हम लोग काम। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग, भारी नहीं है, अगर आसान थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रहिए कि आएगा ही। हो सकता है इसमें डिजिट कुछ और हो, पैटर्न यही रहेगा, टाइप यही रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को, कि हमको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i का वैल्यू 0 होना है। इस तरह का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। काफ़ी क्वेश्चन है, भरा पड़ा है किताब में, जाके वहाँ से बनाइएगा, आता है ये एग्जाम में। तो LHS आप उठाओगे, ए का वैल्यू भी दिया हुआ है बुक में, ए का वैल्यू आपको गिवन है, गिवन डेट क्या दिया है, ए का वैल्यू देख लो। ए का वैल्यू आपके पास बुक में दिया हुआ है 122 122 212 और फिर क्या है 221। ये है ए का वैल्यू 3/3 का दिया हुआ है। तो अब क्या LHS जब शुरू करोगे तो क्या आएगा कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। जरा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर को आप लिखेंगे a इंटू ए, दिक्कत नहीं है, 4a 5i। अब ए का वैल्यू यहाँ पुटअप कीजिए 122 212 221, फिर ए का वैल्यू रखिए यहाँ 122 212 221 माइनस 4, फिर ए का वैल्यू यहाँ रखिए 122 212 221 माइनस 5, आई का वैल्यू रखिए, आई क्या रखेंगे, कितने पे कितने का मैट्रिक्स 3/3, तो आई 3 का मान रखिएगा यहाँ आप 100 010 001। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका रो इसका कॉलन, तो इसका रो इसका कॉलन करोगे तो क्या 1 इंटू 1 1, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4, फिर 2 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 इंटू 1 देख लो ऐसे कॉलन जाता है तो 2, और फिर 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4 प्लस 2, 2 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 2 जा 4 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2, और फिर लास्ट में है 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1। इस तरह से हम लोग कर दिए। ये 4 क्या है, बाहर में तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, पिछला क्लास में जो हम बताए थे वो वीडियो देख लीजिएगा। तो क्या होगा 4 8 8 4 4 8 8 8 4, और 5 फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंदर ले जाइए 0 0 0 0 5 0 0 0 5। अब चाहो तो आप एक के बार लिखो या एक बार जोड़ लो इसको, तब करना। तो 4 4 8 1 9, 4 2 2 4 2 6, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2, 2 2 जा 4, यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो 4 2 6 2 8 8, ये कितना 8, ये कितना 8, ये कितना 9, यहाँ भी गलती हुआ है क्या, 2 2 ना 4, 1 है यहाँ, सॉरी 1 इंटू 1 1, तो ये कितना 9, और ये कितना है 6 2 8, ये 8 ये 8 ये 9। इधर तुम्हारा ये दोनों को जोड़ दो तो जोड़ के लिख लो, 4 और 5 माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 हो जाएगा 0 0, फिर कितना ये हो जाएगा आपको, ये मिस्टेक है 4 दूना 8, सॉरी
8 होगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 8, 5 4 9 और फिर 8, ये कितना 8 8 5 4 9, ठीक। यहाँ भी गलती हुआ है, तब आपको 8, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 8 और -0 तो 8 ही ना रहेगा, 8 -0 8। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी आ गया 0। यही है आपका RHS। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको घर में थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, भारी नहीं है, ठीक है। भारी और ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है या बहुत आपको दिक्कत करेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आप एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन, हम ऐसे तोड़ तोड़ के यहाँ दिखाए बोर्ड पे, लेकिन वहाँ हम एक ही साथ किए हैं। तो आपको जैसा मर्जी हो, पहले A² निकाल लो, जैसे हम निकाले हैं, मेरे थ्रू करोगे तो पहले A² निकाल लो, फिर A निकालो, 4A निकालो और फिर 5i निकालो, सबका वैल्यू रख दो, लास्ट में 0 0 आएगा। ये हम बताया आपको, ऐसे हम यहाँ बनाने क्रम में क्या किए, एक ही साथ किए। तो इस तरह के क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में बराबर रहता है, बराबर देखने को मिला। पिछला साल नहीं पूछा इसलिए आपको ज़्यादा चांस है पूछने का। ये एक मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 5 नंबर का आएगा, ऐसे ज़्यादा चांस इसका कम रहता है, लेकिन फिर भी चूंकि 11th में इंडक्शन मेथड था और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तब में भी आ सकता है। तो an दिया हुआ, यानी स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है an का, ये n की वैल्यू हम 1 रख देंगे। n की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो देखो क्या होगा, cos 1 थीटा sin 1 थीटा। RHS में भी 1 रखते हैं, LHS RHS के बराबर होगा। अब जब n का वैल्यू 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही, तो m के लिए भी सही होगा और m+1 के लिए भी सही होगा। तो वही लिखें कि इफ n = 1 देन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन वी एज्यूम दैट n = k इज ऑल्सो ट्रू, and then we have to prove that n = k+1 is true। कहोगे सर ये तो कुछ जानिए ना रहे हैं, ये 11th से रिलेटेड था ये चीज़। आप 11th में इंडक्शन मेथड पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप स्किप कर दो, क्योंकि आपके लास्ट समय में ये आपके लिए नहीं है। तो अगर 1 के लिए सही है तो 1 की जगह जो भी डालेंगे उसके लिए सही होगा। तो k डाले तो AK के लिए ये रिजल्ट आ गया, और k+1 डाले तो ये रिजल्ट हो गया। अब k+1 को कैसे लिखेंगे, AK × A, AK में A से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अब ऑलरेडी ये RHS टर्म आ जाता है। तो लास्ट में हम लोग कह देते हैं कि मेरा जो ये रिजल्ट है वो प्रूफ है इंडक्शन बाय द इंडक्शन मेथड, ये फार्मूला an वाला जो है ये ट्रू हो गया, जो कि यहाँ दिखाया है। ये ऐड है, ये मेरा नंबर है, आपको अगर जरूरत हो, कोई तरह का दिक्कत हो, गाइडलाइंस है, तो यहाँ से आप मेरा नंबर नोट करके फ़ोन करके बात कर सकते हैं। 12th का न्यू बैच 27 और 29 जनवरी को शुरू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये आगे का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इससे भी क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देखने को मिला है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहता है, डैश A डैश या AT हम लोग लिखते हैं उसको, रो को कॉलन में बदल दो, कॉलन को रो में बदल दो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलन और कॉलन को रो में बदलने से जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलन्स। अगर रो और कॉलन को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तब जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देख लीजिए AIJM/N AT लिए थे, I और J आपस में क्या क्या इंटरचेंज करते हैं, J आगे आ गया, अब I पीछे चला गया। M/N है तो क्या हो जाएगा N/M, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो उल्टा होगा तो क्या होगा ब्रेथ इनटू लेंथ। तो उसी तरह से M/N टाइप है तो A डैश लोगे तो क्या होगा N/M। कहोगे सर N/N है तो कुछ नहीं, उसके टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रो कॉलन को एक्सचेंज करना है। दिखा देते, जैसे ये क्वेश्चन है, देख लीजिए ये क्या है, कितना में कितना का 1 2 3 3/2 का मैट्रिक्स है। अब इसको डैश करोगे तो कैसे, ये कॉलन है इसको रो बना दो, या रो को ये रो है इसको कॉलन बना दो, तो 3/2 4, यानी जितना खरा उसको सुता दो, जितना खरा है उसको सुता दो और सोया हुआ को जगा दो। कहोगे सर हम कुछ नहीं समझे, चलिए तो बोर्ड पे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे आसान चीज तो यही है, सबसे आसान होता है ट्रांसपोज निकालना। बच्चे को भारी लगता है लेकिन सबसे आसान है जो है आपको ट्रांसपोज निकालना। जरा देख लें आप ट्रांसपोज कैसे हम लोग निकालते हैं। आइए स्क्रीन पे हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। कि सबसे पहले एक कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है किसी भी टाइप का, तो AIJ है, M/N है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो I यहाँ J के तरफ इंटरचेंज कर जाता है। अब जो निकलेगा इसको डैश बोलो या AT बोलो, नया जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा हो जाएगा, तो AJI और इसका टाइप हो जाएगा N/M। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि सर P एक मैट्रिक्स है जिसमें है 1 2 3,
कितना बाय कितना का है 1/3 का। इसका सर डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या है सोया हुआ इसको खड़ा कर दो, ये क्या है सुता हुआ इसको जगा दो, क्या करोगे 1 2 3 आ गया वही चीज, रो को कॉलम में बदलना है निकल गया। सर ए एक मैट्रिक्स है जिसमें है 1 -1 4 2 0 1 -1 1 कितना बाय कितना का 2/4। इसका डैश निकालो, क्या करोगे ये जो रो है इसको खड़ा कर दो कॉलम बना दो, तो 1 -1 4 6, फिर यहाँ से शुरू करोगे 0 1 -1 1 कितना बाय कितना का 4/2 का। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अब लगभग क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आपके दिमाग में आएगा सर अगर ये क्या हो जाए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए तब कैसे करोगे। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है मेरे पास, वो है कि 2 5 6 7 10 12 -1 0 5 3/3 का। अब इसका डेस्क है 80 या ए डेस्क है निकालने, कुछ नहीं करना, ये रो है ना इसको कॉलम बना दो, जितना सोया हुआ सबको जगा दो, ये सोया हुआ अभी इसको जगाओ, तो 2 5 6, ये भी 7 10 12, ये भी -1 0 5 3/3 आ गया। तो इसी को बोलते ट्रांसपोज। क्योंकि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे, क्रेज कोर्स है, नहीं फास्ट पढ़ाएंगे ना तो आपका ख़त्म नहीं होगा, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, हम रिवाइज करा रहे हैं, आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना और फिर उस आधार पर क्वेश्चन बनाना। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या सब होता है, डैश वाला ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। गुण, डैश का क्या क्या गुण है देख लीजिए, a + b का डैश करेंगे तो ये होता है a डैश + b डैश, ठीक। a - b का डैश करेंगे तो ये होता है a डैश - b डैश, k a डैश करेंगे तो k × a डैश, फिर है a b का डैश करेंगे तो ये होता है b डैश a डैश, और a डैश का डैश करेंगे तो इसका रिजल्ट होता है a। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। आइए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे, ये प्रॉपर्टीज पे आगे देख रहे हैं, a पर पावर t तो ना हाँ है, डैश का मतलब क्या उल्टा अपोजिट, तो ना 2 बार ना हो गया तो क्या होगा हाँ। गाना भी सुनाओगे ना ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो ना मतलब हाँ। तो a पर पावर t मतलब टी खत्म, कैंसिलेशन लॉ, a + b पर t होगा तो दोनों पे आएगा, इनटू में रहेगा तो रिवर्स आ जाएगा, ए बी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से टी आएगा तो रिवर्स, पहले बी आएगा b पर पावर t और फिर a पर पावर t, उसी को डैश भी बोलते। के कांस्टेंट है यहाँ, के मैट्रिक्स नहीं तो के बाहर a पर पावर t। तो ये 5 प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखेंगे तो आपका आसानी से एग्जाम में हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बोर्ड है बिहार में, तभी पास करना मैथ बहुत ईजी है। वो बेवकूफ़ी होगा या जो साहब ढकले होगा वही पास नहीं करेगा, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, थोड़ा सा भी इच्छुक रहेगा तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना वीडियो, ये हाथ से भी देख लोगे तो इससे भी पास कर जाओगे, इससे भी अच्छा नंबर तुमको आ जाएगा। खाली थोड़ा सा जो बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट करना, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, जो थ्योरेटिकल चीज़ है, और जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो बनाने वाला चीज़ है, तो उससे आधारित क्वेश्चन बनाना, काम हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट आते हम लोग, अब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लिया आपने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। बच्चा समय याद होगा तुम लोग पढ़े थे, 3 अक्षर का नाम मेरा उल्टा सीधा एक समान, पहेलियां होती थी ना, तो बोलते थे जहाज जहाज, जहाज को उल्टा दो, नयन उल्टा दो, 3/3 नहीं, ऐसे हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में रूल है, लेकिन एक आइडिया के लिए तुमको बता दे कि 3/3 का वह मैट्रिक्स जिसको उल्टाने या पलटाने, डैश मतलब क्या पलटाना के बावजूद भी वही रह जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स का क्या होगा, डायगोनल में कुछ भी भर दो, डायगोनल एलिमेंट में, जो बिना डायगोनल का एंटी डायगोनल एलिमेंट होगा उसके अपोजिट एलिमेंट जो होते हैं, जैसे A12 का उल्टा A21, 12 का उल्टा 21, ये दोनों सेम होगा, उसका पोजीशन सेम होगा। देख लो, A12 में 2 है तो A21 में भी 2 है, A13 में 0 है तो A31 में भी 0 है, A23 में -1 है तो A32 में भी -1 है, बाकी डायगोनल में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें A और A डैश आपस में बराबर हो जाए, ऐसे कोई सर इतना कौन माथा लगाता है, तो सीधा बिहारी दिमाग लगा लो, ए दिया रहेगा, डैश निकालना भी हम सिखा दिए तुमको, दोनों बराबर हो जाए ए और ए डैश, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बराबर नहीं हो, माइनस करके बराबर हो, ए = -a डैश के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता चल गया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब बराबर ए ≠ a डैश हो जाए तो उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, चलिए
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खासियत होता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एंटी एलिमेंट जो बोल रहे हैं, एंटी डायगोनल एलिमेंट या अपोजिट एलिमेंट, उसमें माइनस का अंतर होता है। अगर ए और ए डैश, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए डैश उसका ट्रांसपोज है, तो दोनों को जोड़ोगे तो सिमेट्रिक होगा, घटाओगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, गुणा करोगे तो सिमेट्रिक होगा, स्केलर से गुणा करोगे तो सिमेट्रिक होगा। डिवाइड मैट्रिक्स में होता नहीं, याद रखिएगा। सिर्फ माइनस में दो मैट्रिक्स का जब हम माइनस करेंगे तो स्क्यू होगा, अदरवाइज हमेशा सिमेट्रिक होगा। सॉरी। अब आइए जीरो मैट्रिक्स, वही जो बता रहे थे आपको है। अब कुछ एमसीक्यू अपना लोग इस पर। हाँ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। इस पर भी क्वेश्चन उठता है, कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स देगा उसको कि सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में आप लोग एक्सप्रेस करें, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए डैश या ए डैश ए दोनों का प्रोडक्ट आई के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सामने में एक एग्जांपल है, ए है, ए डैश निकाल लिया, दोनों को प्रोडक्ट किए, देखो आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। चलिए एमसीक्यू में आ जाइए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा, जब ए और ए डैश या ए और ए पर पावर टी आपस में बराबर होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब माइनस के बराबर होगा, ए टी इक्वल्स टू माइनस ए या ए इक्वल्स टू माइनस ए टी, तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए स्क्वायर में ऑर्थोगोनल कब होगा, जब ए डैश ए आई के बराबर होगा, डैश की जगह ही टी यूज किया गया यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक, इसमें से कौन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये पता करना। कैसे पता करोगे, देखो डायगोनल को छोड़ दो, बाकी जो अल्टरनेट एलिमेंट, अपोजिट एलिमेंट, स्ट्रक्चर याद होगा A11 A12 A13, तो अपोजिट है 1 2 का उल्टा 2 1, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ माइनस ही नहीं होगा। ये दोनों सेम हो रहा है, ये दोनों सेम हो रहा है, यहाँ फिर माइनस है, नहीं हुआ। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, डायगोनल कुछ भी रहे, ये वाला आंसर सही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए, कि डायगोनल छोड़कर बाकी जो अपोजिट एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे 1 3 का उल्टा 3 1, दोनों जगह एक ही टर्म होना चाहिए। 1 3 में अगर 2 है तो 3 1 में भी 2 होना चाहिए। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इज सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स निकल, इसका डैश निकाल दीजिए, दोनों को बराबर कर दिया, एक्स निकल जाएगा। दोनों को बराबर करने के बाद एक्स के सामने में कौन है, 6, तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक, अब कहता ये एक मैट्रिक्स दिया, इसमें ए प्लस ए डैश निकाल, आराम से निकाल लोगे। ए दिया, ए डैश निकाल लिए, दोनों को जोड़ दो, तो जो जोड़ने के बाद आया वो क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई, ए और ए डैश दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई तुम लोग को सिखेवे किए थे, इसका रो इसका कॉलम, देखो आ गया आराम से। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का क्या पहचान था, पहले डायगोनल कुछ भी ले सकते हैं, बाकी जो अपोजिट एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। देखिए 1 का अपोजिट यहाँ -1 नहीं है, सेम कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन में अंतर है। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या पहचान था कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। याद रखिएगा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम समिति जो आव्यूह है तुमका, उसका विकर्ण हमेशा 0 होता है, विकर्ण 0 है। अपोजिट एलिमेंट में माइनस का अंतर होता है, देख लो, है ना, है ना, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। वो ऑर्थोगोनल वाला अपना लोग कर ही लिए थे। इस तरह से आज थोड़ा सा फास्ट हम बताए, चूँकि समय कम था और हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको बताना था, तो आज का ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। आपको प्रैक्टिस किस पे करना है कि गुना पर 2-4 क्वेश्चन बनाना है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पर बनाना है, और तब जाके आपको जो एहसास होगा कि नहीं आप कितना जो है सीखे हो, कितना आता है, ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इस पर उम्मीद है कि आप बनाओगे। अब इस पर आगे हम जो है अभी, क्योंकि तुम कहोगे सर थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ प्रैक्टिस नहीं हुआ सर, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, पहले इस पर देखेंगे कि एमसीक्यू के एग्ज़ाम में क्या क्या आया है अभी तक जितना पढ़े इसके आधार पर। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम यही दिखाएंगे अभी तक एग्जाम में क्या है, वो उतना तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, वो सॉल्व करवा देंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तब हम लोग एडजॉइंट, इनवर्स, माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट इस पर जाएंगे। तो अभी तक कैसा लगा
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर दिक्कत हो रहेगी, लग रहा होगा बहुत फास्ट है, तो एक बार कमेंट कीजिएगा, तो थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे। और क्योंकि आप पढ़े हो, मैट्रिक्स इजी चैप्टर था, सभी लोग खूब पढ़ता है शुरू में, इसलिए हमको थोड़ा सा फास्ट और ख़त्म भी करना हमको 30 लेक्चर में ही, इसलिए इतना करना पड़ा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो फिर फ़ोन कॉल नंबर आप लोग के पास होगा, या नंबर आप स्क्रीन से ले लेंगे, नोट कर लेंगे, और फिर कॉल करके पूछिए, जिससे कि आपका समस्या का समाधान हो सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट तीसरे लेक्चर के साथ।